स्टूडेंट तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी की डिमांड पर हमने बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए एक टॉपर बैच स्टार्ट कर दिया है आज से ही। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपर बैच में सच में टॉपर बनाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। जी जान लगा देंगे हम बाबू, जी जान लगा देंगे। बट मैं आप चाहता हूं कि आप भी अपने लिए अपने लाइफ के प्रति मेहनत करें। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो टॉपर बैच है इसी को बहुत अलग अलग प्राइसेस में भी क्रैश कोर्स के नाम पर ये प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल वो अपने जगह सही है, बट मैं चाहता हूं कि बिहार बोर्ड की स्टूडेंट फ्री में ही जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है वो भी अपना एक अच्छा नंबर स्कोर कर सके, टॉपर बन सके। तो जिस प्रकार हम यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए हम तैयारी करा रहे हैं अपने मेन चैनल ब्रदर सर पे, उसी प्रकार हमने आपके लिए ब्रदर सर बिहार के नाम से चैनल क्रिएट किया है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम आपकी बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों चैप्टर के लगभग 150 आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब वही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में, बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके आएंगे वही क्वेश्चन। क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही हमारा नजदीक है, बहुत ही करीब आ चुका है और उसके लिए अब हमें पूरी तरीके से वही टॉपिक को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तैयार तो है ना आप सभी? चलिए जी, लगभग यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो हमारे मेन चैनल क्लास 12 से लगभग 1.5 लाख के करीब में जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता तो आप जाकर देख भी सकते हैं ब्रदर सर चैनल पर, ठीक है ना। अदरवाइज अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों से भी मुझे आशा है कि वो भी जरूर सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, अब एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम होती है। यहां पे कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे मतलब कम नहीं हो सकती? किसी भी आवेश पर। तो भैया हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर कम से कम इतना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इससे कम कहां हो सकता है? ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए व बी दिए गए हैं तथा Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। ठीक है, तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे बात को समझिएगा। यहां पे कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले हैं, मतलब दो धातु की इस प्रकार दो धातु के गोले हैं जी। चलिए हम मान लेते हैं कि दो धातु के गोले हैं, ठीक है। और एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। और इन दोनों गोले पर एक पर क्या दिया गया है? एक पर +Q आवेश, एक पर -Q आवेश दिया गया है। एक पर +Q आवेश दिया गया है, एक पर -Q आवेश दिया गया है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, यहां पे कह रहा है कि अगर हम इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, तो द्रव्यमान पूछ रहा है कि द्रव्यमान बढ़ेगा या द्रव्यमान घटेगा, किसका बढ़ेगा? ए का बढ़ेगा या बी का बढ़ेगा? तो हम इतनी बात जानते हैं कि क्या हम जानते हैं जी कि जब कोई भी पदार्थ, ये दो पदार्थ है बाबू, बात को समझिएगा, केवल हम आंसर बता देंगे तो नहीं होगा। देखिए हम जानते हैं, मान लेते हैं ये ए पदार्थ है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को निकालता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो मान लेते हैं इसके पास भी 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 15 इलेक्ट्रॉन है। सपोज डेट मान लिए ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो जब देगा तो इस वाले पर प्लस आवेश आ जाएगा और जो लेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो आवेश तो इस पर प्लस इस पर माइनस हो गया, परंतु अब एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है तो अब इसके पास तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे तो अब 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका मतलब द्रव्यमान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसी प्रकार समझिए ये प्लस आवेश है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जब दे दिया है तो इसमें तो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो इसी के कारण बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। समझ रहे हैं?
चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन आते हैं तीसरा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है विशिष्ट आवेश, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है डिबाई मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक होता है जी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है। एक और भी होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पे क्या दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है, P = 2QL होता है। तो एक और मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर क्या होता है 45 डिग्री पर होती है। तो ध्यान से समझें, कह रहे एक आवेशित चालक की सतह, कोई एक आवेशित चालक है, उसकी सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो कोई भी आवेशित सतह है ना, तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो लंब होती है, क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। तो ये हमारा सतह के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश जो होता है वो कितने के, एक कूलाम आवेश जो होता है ना वो एटॉमिक्स, यहाँ पे ASU में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2.99 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10⁹ होना चाहिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया गया है, यहाँ पे ये रहेगा 2.99 इंटू 10⁹ ESU। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो जितना हो पा रहा है उतना हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा हम डीप में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेंगे और हमें पढ़ना ज़्यादा है, तो इसीलिए उतना ही जाने जितना हमारे जानने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है यदि गोले पर आवेश, गोले पर यदि आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहां पे कह रहा है यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहां पे हमने कितना निकाल दिया है, देखिए यहां पे फिर टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है ना, यह हमारा हो जाएगा। यदि किसी गोले पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ये आपको याद rखना है। अब ये कैसे आया, तो भैया आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, गॉस के फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्या होता है, EQ/ε0, ये आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। कोई भी सतह पर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का आवेश का एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस फॉर्मूले पे लगा देना है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे Q का मान हमें दे दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रो कूलाम है, तो इसको 10 माइक्रो कूलाम है ना, तो इसको हम कूलाम में चेंज कर लेंगे, तो 10 इंटू 10⁶, अब ये हमारा कूलाम में चेंज हो गया। और उसके बाद इसका मान हम जानते हैं ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना होता है। अब देखिए, अब यहां से हमें Q का मान रख देना है, ε0 का मान, इन दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाई का मान आ जाएगा, अब फाई का जो मान आएगा वो इतना आ जाएगा जी, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते रहिएगा। अगला आता है कि इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मतलब इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, न्यूटन होता है, वोल्ट होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम इनवर्स होता है। देखिए कूलाम तो नहीं होता है क्योंकि आवेश का मात्रक होता है, न्यूटन नहीं होता है क्योंकि बल का मात्रक होता है, वोल्ट नहीं होगा क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये कैसे आया, तो ये देख लीजिए, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q हमने पढ़ा हुआ है। मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम नीचे है, ऊपर जाएगा तो कूलाम -1 हो जाएगा, गुणा में जाएगा तो वही न्यूटन × कूलाम इनवर्स हो गया। समझ रहे हैं ना, या न्यूटन प्रति कूलाम भी हम कह सकते हैं। अगला हमारा 9th आता है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N × E। कहाँ, जहां क्या है, E का मान इतना है, इतना कूलाम हो तो N का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हमसे कहा गया कि यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि N का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि E का मान हमें इतना दे दिया है। ठीक है ना, आवेश कोई भी Q = N × E हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें E का मान यहाँ पे दे ही दिया है, और यहाँ पे Q का भी जो मान होता है ना, Q का भी मान, वो भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻19 ही होते हैं। तो यहाँ पर भी वही मान रखेंगे, तो यहाँ से N का मान आएगा 1, तो वो पूर्णांक ही आएगा। जितने हमारे सभी पूर्णांक होंगे ना वही आएंगे। अरे भैया आप आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़िएगा तो वहां पे n हमने बताया है पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक 0 +1 +2 इस तरीके से, +-1 +-2 इस तरीके से अनंत तक आपके जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। अगला आता है यहाँ पे कि एक विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव x अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है। ठीक है ना, तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, x अक्ष के लंबवत होता है, x अक्ष के अनुदिश होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब समांतर रखेंगे तो x अक्ष के अनुदिश होगा कौन, एक जो वैद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक है ना, x अक्ष के अनुदिश ही होगा। अगला हमारा आता है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P × I है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल आघूर्ण होगा तो x अक्ष की ओर होगा, z अक्ष की ओर होगा, y अक्ष की ओर होगा, x अक्ष की ओर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे z अक्ष की ओर होगा। ये आप याद कर लीजिएगा कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P × I है, तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो z अक्ष की दिशा में होगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको याद ही करना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हमने आपको कितनी बार बताया है, MLT3 A-1। अरे भैया इसको अगर हम सही से लिखे ना तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं MLT-3 A-1। ठीक है ना, तो MLT-3 A-1 ये आप याद रखेंगे। MLT यहाँ पे T-1 नहीं रहेगा जी, MLT। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये हमने बहुत बार बताया भी हुआ है। अगला हमारा आता है किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करेंगे ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, घट जाता है, अचर रहता है या बढ़ घट जाता है। देखिए जाहिर सी बात है, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि यदि कोई भी वस्तु, देखिए अगर दो ये पिंड है, बात को समझिएगा, यदि इसको आवेशित करेंगे तो आवेशित क्या करेंगे, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो इस पर धनात्मक आवेश आएगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो जाहिर सी बात है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें तो ये तो घट जाएगा इसका द्रव्यमान, और जो लिया है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यही ना होगा जी, तो घट भी जाएगा और बढ़ भी जाएगा। ठीक है ना, तो वही लिखा गया है कि घट या बढ़ जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको। देखिए जितना हो सकेगा मैं सिंपल करके बताने का प्रयास करूंगा, बट मैं यही कहूंगा मेहनत कीजिएगा दोस्त। कुछ चीजें होती है, कुछ टॉपिक जिसको जब ज्यादा डीप में जाएंगे तभी समझ में आएंगे, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ज्यादातर क्वेश्चन को तो हम समझा ही रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे बीच में आ जाते हैं जो आपको ना समझ में आए तो उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब उतना हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको डिटेल में जाकर समझाएं। ठीक है ना, वो जब सब्जेक्टिव हम कराएंगे ना तो हम उसको आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला आता है किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती।
तो कम नहीं हो सकती थी, ये हमने बताया है ना। कोई भी आवेशित पिंड पर यदि क्या है, कोई भी आवेश है उस पर न्यूनतम मात्रा कम से कम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होनी चाहिए, ये तो हमने बताया ही है। एक लंबे समरूप अविशिष्ट सीधे तार पर तार की दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूरी 2r के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 E2 का अनुपात होगा। तो E1 E2 का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, या 2:1। ठीक है, अगला आता है वैद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, ML3T-3A-1 होता है। ये किसका, वैद्युत फ्लक्स का होता है, ML3T-3A-1। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है आघूर्ण वाले एक वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, क्या कह रहा है कि आघूर्ण वाले एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है जी, PE साइन थीटा होता है ना, PE साइन थीटा। और साइन 90 का मान होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है ना, साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो अगर हम इस पर रख लेते हैं तो 1 PE हो जाएगा। ठीक है ना, तो PE हो जाएगा, तो ये हमारा PE हो जाएगा। ठीक है क्योंकि 1 होता है इसका मान। तो अगला आता है आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करता है, तो इनके बीच का कोण होगा। ठीक है ना, आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करता है जब जिनके बीच, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आघूर्ण वाला जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिकतम बल आघूर्ण तब क्या करता है, अनुभव करता है जब उनके बीच का 90 डिग्री का कोण हो। सही बात है जी। अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण अगर साइन 90 डिग्री है तो वहां पे लंबवत है, तब जाकर लंबवत जब है, लंबवत है तब जाकर PE आया। वहीं पर अगर समांतर होता तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखना पड़ता, साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगला आता है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं, तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती ही नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, ये हमने बहुत बार बताया है। किसी आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो ESU का मात्रक क्या होता है, मात्रक में होता है, मतलब यहाँ पे सॉरी आवेशों का क्वांटम, इसमें हमें इस मात्रक में हमें बताना है कितना होता है, तो हमारा 4.78 × 10⁻10 ESU होता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला हमारा 21 आता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिसका परिमाण 3.2 × 10⁻19 कूलाम और -3.2 × 10⁻19 कूलाम है, तो उनके बीच की दूरी 2.5 × 10⁻10 मीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया बाबू, हम सॉल्व नहीं कराएंगे, यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, सबसे पहली बात कह रहा है कि विपरीत आवेश से बना है जिनका परिमाण इतना इतना, देखिए कूलाम दिया है, तो इसका मतलब एक Q1 का हमें मान दे दिया है 3 + 3.2 × 10⁻19 और एक हमारा दे दिया है Q2 का मान दे दिया है, कितना दे दिया है जी, -3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये हमारा Q1 Q2 का मान दे दिया है और इनके बीच की दूरी के कितना दिया है, दूरी जो R का मान दे दिया है वो 2.5 × 10⁻10 मीटर दे दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा इतना मान दे दिया ना। अब जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है 2QL होता है, 2QL होता है। तो
तो 2ql हम रख देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अब यहां पे आप रख दीजिए तो यहां पे q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दूरी को ना हम 2l से ही दर्शाते हैं, 2l से। जब भी पढ़िएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो दूरी को 2l से ही दर्शाते हैं, तो ये 2l हो गया। अब q का मान आप देखिए, q का मान इन दोनों में से, दोनों प्लस माइनस से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, दोनों में से कोई एक, सभी मान इक्वल ही है, बस प्लस माइनस में है। तो यहाँ पे आप 3.2 इंटू 10⁻² लिख दीजिए, ठीक है। इसका मान लिख दीजिए 2.5 लिख दीजिए। समझ रहे हो बाबू? क्या करें, बताना पड़ेगा क्या? यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 लिख दीजिए और 2l का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 है ना, -10 लिख दीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 3.2 का 2.5 में गुणा करा दीजिए और 10⁻19 और 10⁻10, तो 19 और 10 कितना होता है, 29 होता है, तो 10⁻29 हो जाएगा। अब इसका 2.3 में 3.2 में 2.5 से आप गुणा कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7.68 हो जाएगा और 10⁻⁻19 है तो 10⁻⁻19 हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, गुणा करा कर देख सकते हैं आप। अगला आता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। अगला आता है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश q स्थित है। मूल बिंदु पर एक धन q आवेश स्थित है, जबकि 2x मतलब जबकि x 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश q स्थित है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर। ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। ये हम बता दे रहे हैं कि ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसको आप जब डीप में पढ़िएगा, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। फिलहाल इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे दिमाग आपका भी खराब होगा कि भैया पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी गए, बट मतलब मान लेते हैं आपके तो 100 आता है ना, उसमें से 85 तो करना होता है, तो टेंशन ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो y अक्ष की दृष्टि पर है, तो x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, तो y एवं x अक्ष की ओर अचर रहता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित कुल बल होगा। देखिए इतना बड़ा ये कह दिया क्वेश्चन कि पढ़कर अब इसको समझाएंगे आपको तो कम से कम हमको 5-7 मिनट लग जाएंगे। अब मतलब यही हमको दिक्कत लगता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको छोड़िए। अगला आता है कि जब कोई आवेश ऋणावेशित हो जाती है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। जब कोई भी आवेश, देखिए जब कोई भी आवेश धनात्मक होगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब कोई भी आवेश ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। जब कोई भी आवेश ऋणावेशित होगा तो क्या होगा, द्रव्यमान घट जाता है। अगला आता है किसी वस्तु का आवेश का कारण है। आवेश का क्या कारण है जी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसी के कारण तो आवेश उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, mLT-3A-1 होता है। ये आपको हमने बता दिया, mLT-3A-1, तो ये आप याद रखिएगा। अगला आता है एक स्टेट कूलाम इक्वल टू कितना होता है, तो एक स्टेट कूलाम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम, ठीक है। याद कर लीजिएगा, यह वैल्यू है जिसको याद करना है। एक आवेशित चालक के क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, क्षेत्र आवेश घनत्व, ठीक है ना। आवेश घनत्व यहाँ पे दे दिया है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब दे दिया है सिग्मा है, तो उसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जब भी आप ये पढ़िएगा तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना।
तो ये आप याद रखिएगा। जब आप गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। गॉस के प्रमेय का मुझे याद है दूसरा अनुप्रयोग पढ़िएगा तो उसमें ये फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कराया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला हमारा आता है एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है जी? ये अभी हमने बताया भी है। एक कूलाम आवेश जो होता है 3.9 इंटू 10 टू द पावर इतने का बराबर होता है। 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU के बराबर होता है। अगला हमारा आता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। देखिए क्या यहाँ पे कहा गया किसी आवेशित खोखला गोला चालक, मतलब कोई आवेशित है और खोखला गोला चालक के भीतर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए आवेश जब हम देंगे ना तो आवेश इस चालक के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है, अंदर आवेश का मान 0 होता है। तो जहां आवेश का मान 0 होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान 0 ही होगा। तो इसलिए 0 यहाँ पे हमने कर दिया, क्योंकि जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा जी? वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बच गया, चलिए दिखा देते हैं। तो कहेंगे भैया कि नहीं दिखाए एक, चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कण क्रमशः इतना और इतना कूलाम है, तो इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। कूलाम का नियम आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। अब देख लीजिए इसका मान हम बता दे रहे हैं। इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे Q1 का मान आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है Q1 का मान 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। यहाँ पे Q2 का मान दे दिया है कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम, इतना दे दिया। इनके बीच की दूरी मतलब यहाँ पे देख लीजिए वायु और निरोध में एक दूसरे से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वही तो हम कह रहे थे। अब दूरी यहाँ पे दे दिया है, दूरी का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आ जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, या इसी को चाहे तो r = 3 इंटू 10 टू द पावर -1 आप लिख सकते हैं मीटर में। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे r का भी मान बता दिया, r का मान रख दीजिएगा। Q1 और Q2 का मान यहाँ पे आपको रख देना है और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपका बल निकल जाएगा। तो अब आपको हम यहाँ पे न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, तो मैं इसीलिए कहूँगा 9 मीटर न्यूटन आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। मिली न्यूटन में यहाँ पे दिया गया, एक याद रखिएगा यहाँ पे जो आएगा वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन में मान आएगा, उसको फिर मिली न्यूटन में आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मिली न्यूटन में मान यहाँ पे दिया गया है 6। अगला हमारा आता है परावैद्युतांक। यहाँ पे परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। परावैद्युतांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराडे इंटू मीटर इनवर्स होता है। ठीक है ना। अगला आता है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का जो बीमा क्या होता है जी? आवेश I = Q/T होता है। और यहाँ पे अगर आवेश का मान निकले तो I इंटू T हो जाएगा। I का तो एम्पियर और T का क्या हो जाएगा? समय। सेकेंड, इसका सेकेंड होता है ना, मतलब T, तो सेकेंड का T हो जाएगा। तो AT कहाँ पे है? ये हमारा हो जाएगा AT। ठीक है, बीमीय सूत्र हमने निकालना सिखाया हुआ है, आप जाकर उसमें पढ़ लीजिएगा। कूलाम बल क्या है? कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल दोनों A व B है, केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, या A व B।
देखिए कूलाम जो बल होता है ना, कूलाम बल, वो केंद्रीय बल होता है, वैद्युत बल होता है, स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। तो यहाँ पे बल के बारे में पूछा गया है, तो केंद्रीय बल होता है, वैद्युतीय बल होते हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला आता है एक वैद्युत द्विध्रुव के एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल आवेश होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, इनकी बीच की दूरी 2l है, तो इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा ही गया है तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स कहाँ, विद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला आता है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो जब कोई भी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तभी संभव है जब उस पे से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा तब। अगला हमारा आता है यहाँ पे हमारा आता है कि किसी आवेशित, अच्छा यहाँ पे समझ में आया ये कहाँ से आया है माँ, नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़िएगा, E/Q=N/E। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान हमें पूछा गया है, तो Q/E हो जाएगा ना। Q का मान देखिए एक कूलाम आवेश दे दिया गया है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और E का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा, आप देख लीजिए सॉल्व करके। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप जाकर देख सकते हैं सब कुछ, और ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि एक अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। अगला आता है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। अगला हमारा आता है कि किसी आवेश के अनंत दूरी पर उस वस्तु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, ठीक है। अगला आता है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेश हैं इनकी दूरी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जाहिर सी बात है। अरे भैया दूरी क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो अगर हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा, ये तो बात हम जानते ही हैं। अगला आता है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर, देख लीजिए भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। हमने अभी आपको बताया है कि भीतर 0 होता है, क्योंकि अगर हम आवेश भी देते हैं तो गोले के भीतर आवेश का मान 0 होता है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा, तो शून्य हो जाएगा। अगला हमारा आता है नेक्स्ट कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक आप जानते हैं टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए अभी तो हमने ओनली वो मतलब इतना हम स्लो चल रहे हैं कि ओनली हमने 43 अभी हमने देखा है, 44 पे आ रहे हैं कि एक आवेश A और B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो A एवं C क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे A और B है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, A और B, सपोज डेट A व B है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित कब करेंगे, जब ये मान लेते हैं प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। B एवं C मान लेते हैं ये C है, ये सपोज डेट ये C है, तो B को कब आकर्षित करेगा, जब जो ये C है इस पर भी धनात्मक आवेश होगा, तभी जाकर इन दोनों के बीच भी आकर्षण होगा,
ठीक है, तो कह रहा है कि तब A और C क्या करेंगे, तो A भी देख सकते हैं प्लस है और C भी प्लस है, तो इनके बीच तो प्रतिकर्षण होगा ना, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये हमारा प्रतिकर्षण होंगे, ये बात सही हो गया। समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन घुमाने वाले टाइप के क्वेश्चन है। अगला कह रहे हैं कि एक अनावेशित धातु कण एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु कण वैद्युतीय बल जो होता है वो क्या होता है, प्लेटों की तरफ होता है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है जी, तो विभवांतर के वर्ग विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। अगला आता है, एक बिंदु आवेश Q एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो वो क्या कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है। अगला हमारा आता है कि एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो वो क्या होता है जी, एक कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर समान आवेश पर बल लगता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 × 10⁹ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमसे बल का मान पूछ लिया है और यहाँ पे हम एक बात जानते हैं, कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r²। यही हमने पढ़ा हुआ है। देखिए क्यों, यहाँ पे एक कूलाम वह आवेश है, मतलब यहाँ पे आवेश का मान दोनों का 1 कुलाम दे दिया है, तो 1 × 1 कर लीजिए, दूरी का भी मान 1 ही दे दिया है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1/4πε0, यहाँ पे f हो जाएगा। f का मान निकाले तो ये 9 × 10⁹ हो जाएगा और इसका मान अगर हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका मान 1 से 1 कट गया तो ये खत्म हो जाएंगे, तो f का मान अगर आएंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन ही तो आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है मुक्त आवेश आकाश, मतलब फ्री स्पेस जो है उसका परावैद्युतांक होता है। तो मुक्त आवेश का परावैद्युतांक होता है वो 8.85 × 10⁻, क्या होता है, -12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है। मुक्त आवेश का मतलब वायु या निर्वात में, ठीक है ना, वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का मात्रक पूछा गया है। अगला आता है राशि 1/4πε0 का मान होता है, तो ये हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। -9 नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ओनली 9 × 10⁹ होता है। अगला हमारा आता है वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर ये बोल दीजिए, या ओनली फैराडे × मीटर, फैराडे मीटर इनवर्स बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये फैराडे प्रति में दिया, प्रति मतलब भाग होता है, तो इसलिए इनवर्स नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये गुणा में है, फैराडे × मीटर इनवर्स, तभी इसलिए -1 किया गया है। अगला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना, न्यूटन प्रति, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया गया है। देखिए क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो सकता है, या हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स हो सकता है। तो ये भैया न्यूटन × कूलाम इनवर्स, ये तो बिल्कुल सही है संकेत रूप में। यहाँ पे केवल यह है, गुणा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रति होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हमने बहुत बार बता दिया, mLT-3A-1 होता है, ये हमने बहुत बार बता दिया, लगभग तीसरी बार ये रिवीजन हो रहा है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जी, E=F/Q, यही तो सही है ना। उस टाइम से हम बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q होता है, यही तो बता रहे हैं ना, सही है जी। अगला आता है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है।
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में अगर रखें तो क्या होता है, उन पर लगाया वैद्युत बल बराबर होगा या वैद्युत बल का परिमाण बराबर होगा? हाँ जी, परिमाण ही तो बराबर होगा ना, बल क्या परिमाण, उनका बीच के जो बलों का परिमाण होगा वो बराबर हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? यहाँ पे पूछा गया कौन है जो सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। यह तुल्य है, ये तुल्य है मतलब यह किसके बराबर है, ठीक है ना। वैद्युत विभव V = W/Q होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला आता है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये याद रखेंगे, साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करते हैं ना तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ने का मतलब उसकी आकार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है वो कूलाम × मीटर होता है। ये हमने बताया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql, जहां पे ये q आवेश का मात्रक कूलाम और 2l जो क्या है दूरी है इसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम × मीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है कि 5 वैद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस q आवेश से बना है तो दूरी के पृथक है तो घिरे पृष्ठ में रखा जाता है तो पृष्ठ के ऊपर का वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब D का जो मान होगा वो 0 होगा। इस पर जाएंगे डिटेल, बहुत टाइम लगेगा। अगला आता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 80 होता है, ये आप याद रखेंगे, पानी का परावैद्युतांक। अगला आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जब द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है यदि किसी अल्प क्षेत्र DA, मतलब अल्प क्षेत्र को ही हम DA से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई अल्प क्षेत्र, ठीक है, वैद्युतीय तीव्रता लंबवत हो तब उस क्षेत्र पर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, EDA cos थीटा, यही ना हम जानते हैं जी, ठीक है। तो यदि cos थीटा का मान यहाँ पे cos थीटा का मान 1 हो जाता है तो उस समय पर E × DA आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा E × DA सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है लंब है। अगर लंब होगा, अभिलंब का मतलब यदि cos 19 का मान यहाँ पे लंबवत 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय पे cos 19 का मान 1 हो जाएगा। cos 19 का मान 1 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे कुछ गलत बताए थे लगता है, साइन वाला sin 19 का मान ऐसे कुछ हमने गलत बताया था। चलिए कोई नहीं, उसको सुधार कर लिया जाएगा। अगला आता है कि 64 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं आवेशों का एसआई मात्रक होता है। आवेशों का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये बात आप जानते हैं। अगला हमारा आता है आवेशों का बीमा होता है, तो हम जानते हैं AT होता है हमारा आवेशों का बीमा, जहाँ A क्या है एम्पियर, T क्या है समय। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व है वो संभव नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2.4 × 10⁻19 कूलाम का अस्तित्व संभव नहीं है। 19 दूना, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका अस्तित्व संभव नहीं है जी, क्योंकि ये पॉइंट वाले में आ जाएंगे बटे के रूप में। स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत आवेश जो होते हैं वो कूलाम के नियम में ही तो दिए जाते हैं ना, तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा सही।
अगला आता है दो आवेशों के बीच की दूरी दो गुनी हो जाए तो बीच का बल क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम दूरी को दो गुना करते हैं तो कूलाम का जो बल होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम दूरी को अगर हम दो गुना करेंगे तो ये हमारा होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अगर दूरी का वर्ग अगर करते हैं तो मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसलिए 4 गुने के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अगला आता है किसी घिरे सतह पर कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है जी। तो किसी घिरे सतह के कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश का क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ε0 गुना होता है। अगला आता है किसी, ये आप समझ रहे हैं ना कहां से आ रहा है, ये हमारा गॉस का प्रमेय पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि किसी बंद पृष्ठ या किसी बंद सतह पर कुल उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश होता है उसका क्या होता है, 1/ε गुना होता है। तो वही 1/ε गुना होगा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब फाई इक्वल टू यहाँ पे Q है और यहाँ पे 1/ε0 से गुणा हो गया है, तो वही 1Q में गुणा होगा। तो यही गॉस के प्रमेय से आया है बाबू। अब क्या हम डीप में जाएं इसमें। अगला आता है एक आवेशित समतल चादर के नजदीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है। तो आवेशित, यहाँ पे ये आवेशित समतल चादर पे आ रहा है। आवेशित समतल चादर गॉस के प्रमेय का आप अनुप्रयोग पढ़िएगा दूसरा, तो उसमें हमने ये बताया है σ/2ε0। अगला आता है किसी आवेशित चालक के नजदीक वैद्युत तीव्रता के मान होता है। तो किसी आवेशित चालक के नजदीक वैद्युत तीव्रता का मान होता है यहाँ पे σ/ε0। देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे आवेशित चालक के नजदीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया तो σ/ε0। यहाँ पे पूछा गया है किसी आवेशित समतल चादर, अगर कोई समतल चादर है तो उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, σ/2ε0 हो जाएगा। बस चालक है तो σ/ε हो जाएगा। अगला आता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। क्या होता है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है सतह पर, सतह के अलावा और भीतर भी, केवल भीतर या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए अचालक है तो उसमें पदार्थ देंगे, आवेश देंगे तो वो जाएगा जी, नहीं जाएगा। तो सतह पर तो नहीं होगा, सतह के अलावा अंदर भी होगा, तो भैया सतह और भीतर दोनों में कहाँ होगा, आवेश ही नहीं जाएगा। केवल भीतर होगा तो आवेश जाएगा ही नहीं, तो कैसे, तो इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आप सूखी एक लकड़ी है उसमें आवेश देंगे तो जाएगा जी, नहीं ना जाएगा, यही बात है। इसीलिए तो क्या होता है, किसी को बिजली का झटका लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइट उट कहीं तार में कोई सट गया है तो उसको हम लोग मारते हैं क्या, सूखी लकड़ी से कि छूट जाए, ठीक है ना। किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतांक ε का मान होता है, तो ε का मान क्या होता है, ε/ε0 होता है। यहाँ पर ये क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है यहाँ पे ये क्या है, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक है या वैद्युतशीलता हम कहते हैं, ठीक है। अगला आता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थिर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। पतली चादर, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बात कहा गया कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो देखिए पतली, यहाँ पे चादर क्या दिया ना, पतली चादर, चादर मतलब वही आयताकार चादर की बात हो रहा है। तो उस समय पर ये नहीं होगा जी, उस समय पर ये होगा σ/2ε0। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब कोई भी वस्तु को आवेशित करेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा भी या घट भी सकता है, तो बढ़ या घट सकता है, ये 2 बार रिपीट हो गया। अगला हमारा आता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। रेखीय घनत्व का सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई मतलब
आवेश बाई क्षेत्रफल मतलब लंबाई होता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे लंबाई होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी हमने बहुत बार बताया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये हमने बताया ना, mL/T-3A-1 होता है। अगला आता है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, सर्वत्र शून्य हो जाता है। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवेशित कोई धातु है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र में जाने पर, पृष्ठ पर तो आवेश है, ठीक है ना, और केंद्र में अगर आप जाएंगे तो केंद्र में आवेश जो होता है 0 होता है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा, तो इसीलिए सर्वत्र शून्य होता है। भीतर तो 0 ही होगा, सिंपल सी बात, क्योंकि आवेश 0 होता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि 5 कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो उनके निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2Q इंटू 2L ही मान लीजिए, Q इंटू 2L होता है ना। अब देखिए Q का मान यहाँ पे देख सकते हैं 5 कूलाम दिया है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, और 2 कूलाम का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 कूलाम इंटू मीटर, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये 8 कूलाम ऋणावेश कह रहा है, 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, तो 8 कूलाम आवेश में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे Q = N × E है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। 8 कूलाम आवेश मतलब इसका मान, N का मान निकालना है, Q/E हो जाएगा। Q का मान दे दिया है 8 कूलाम, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे भैया नहीं समझ रहे हैं, 1.6 में 8 का भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, मतलब 1.6 है तो ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 10⁻⁻9 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻19, तो यही तो हमारा आंसर सही होगा ना। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अगला आता है एक बंद पृष्ठ के अंदर n द्विध्रुव स्थित है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ के अंदर n द्विध्रुव स्थित है, ठीक है ना, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो कह रहा है कि इस पृष्ठ के बाहर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक बंद पृष्ठ में क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर है, तो वैद्युत द्विध्रुव हमें वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है, बाहर कितना होगा, तो बाहर 0 ही नहीं होगा जी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं निकलेंगी, तो कैसे विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो 0 हो जाएगा उस समय। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। अगला आता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो वो लगने वाला बल का मान जो होता है वो Q/E होता है। अरे भैया नहीं समझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़िएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़िएगा तो E = F/Q होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए, यही बल का मान। तो ये Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो F = E × Q हो जाएगा, तो यही E × Q, यहाँ पे E × Q यही तो है बल का मान, समझ रहे हैं, तो यही से आया है। अगला कह रहा है हवा का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, तो हवा का आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान होता है 1।
अगला आता है निर्वात का परावैद्युतांक का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराडे बाई मीटर होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, सिग्मा बाई क्या हमने बताया था, क्यू बाई ए हमने बताया था, जहां ये पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्यू क्या है, आवेश है, ये पृष्ठ घनत्व है। और रेखीय घनत्व अगर होता तो वहां पे अलग होता जी, रेखीय आवेश घनत्व के लिए ये इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक होती है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान जो होता है वो ये क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमने दोबारा रिपीट करा दिया। आवेशों के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, आवेशों का जो पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो बराबर कितना होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अभी इससे पहले यही फॉर्मूला हमने बताया था, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आवेशों का क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय घनत्व के लिए। समझ रहे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है तभी हम करा रहे हैं। उस टाइम से हम एक भी बार आपको समझाए नहीं है, ना ही बार बार हम कह रहे हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट ही है, सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए अभी तक हमने कितना क्वेश्चन देख लिया 90 देखे ना, अब 90 के बाद फिर से देख लीजिए, ये 91 नंबर हमारे स्टार्ट हो रहा है, पर 1 हमने लिख दिया है टाइपिंग में मिस्टेक के कारण। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है। ये कितनी बार हमने बताया कि अगर क्या है, एक बंद पृष्ठ है और उसमें n द्विध्रुव स्थित है, तो बाहर वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो उससे बाहर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे ही नहीं निकलेंगी तो कैसे होगा। संधारित्र में समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है, तो देखिए समांतर क्रम में विभवांतर का राशि समान होता है, वहां पे आवेश का मान अलग अलग होता है। अगला आता है 100 माइक्रोफैरेड की धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजों का मान दे दिया है, बात को समझिएगा, 2 चीजों का मान दिया है। यहाँ पे धारिता C का मान दे दिया है 100 माइक्रोफैरेड, इसको माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, ये हमारा हो जाएगा। माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लिए। संधारित्र की यहाँ पे 100 वोल्ट दिया है, मतलब V का मान दे दिया है 100 वोल्ट, ये हमें दे दिया। हमें पूछा जा रहा है संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का मान होता है हाफ CV², ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, हाफ C का मान कितना है, C का मान देखिए अगर इसको हम सॉल्व भी करें ना तो ये 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर ये हमारा 2 है ना 100 को, तो अगर 10 टू द पावर 2 माइनस, इसको हम चाहे ना तो 10 टू द पावर -4 फैराडे लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, तो ये आप जानते हैं 10 टू द पावर ये 2 है, प्लस में 2 होगा, +2 ये -6, तो -6 में से 2 चला जाएगा तो -4 ही ना बचेंगे, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 लिख देते हैं। अभी का मान 100 है तो 100 का वर्ग कर दें, या 100 का वर्ग आप नहीं कर सकते तो 100 अगुणे फिर 100 लिख दें, यही ना कर सकते हैं जी। अब देखिए अगर हम चाहें इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इस 100 को भी 10 टू द पावर 2। वास्तव में देखें तो ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 4 हो जाएंगे, 1/2 u इक्वल टू 1/2, और ये 10 टू द पावर -4 है, और ये हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये देखिए -4 से +4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगला आता है हमारा निम्नलिखित धारिता का मात्रक होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति क्या होता है, सॉरी कूलाम प्रति वोल्ट होता है। C = Q/V ही तो होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा।
अगला आता है किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। अगला आता है किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, कोई गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है तो उसकी त्रिज्या होगी। कोई गोलीय चालक की क्या है कोई गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है तो उसकी धारिता जो होगी वो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये कहाँ से आया आप समझ में आ रहा है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। धारिता C = 4πε0 × r, इससे आया है, इस फॉर्मूले से, जहां r का मान C का मान आप 1 रख दीजिएगा, 1 माइक्रोफैरेड है, C का मान रख दीजिएगा 1 × 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है ना, इतना रख दीजिएगा। ये 1/4πε मतलब 4πε0 का मान रख दीजिएगा 1/9 × 10⁹, ये रख दीजिएगा 9 × 10⁹ इस प्रकार रख दीजिएगा, ठीक है ना। और r का मान आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया r का मान निकालना है तो C बाई क्या हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा और ये हमारा r हो जाएगा। चलिए अगर इतना हो गया, r का ही मान तो हमें निकालना है, त्रिज्या का मान, तो आप बात को समझिएगा। r = ये C हो गया और 1/4πε0 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। ये 4πε0 आया तो 1/4πε0 हो गया। C का मान 10⁻6 दिया है तो 10⁻⁻6 हमने रख दिया और इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 9 हो गया और 10 6 में से 3 10⁻³ ही ना बचा, 10⁻3, तो ये 9 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। यही तो ऑप्शन सही होगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे आ रहा है ये सब फॉर्मूले? तो ये सब बातें हैं जी। अब यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्भर करती है प्लेटों के आवेश पर, निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। किस पर निर्भर करती है जी? संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता जो होती है वो क्या होता है Q/V होता है। आवेश पर भी निर्भर करेगी, विभव पर भी निर्भर करता है, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करेगा, ठीक है ना। प्लेटों पर जो आवेश दिया है उस पर निर्भर नहीं करता है भैया। अगला आता है पिकोफैराड का मात्रक होता है। पिकोफैराड फैराड का मात्रक होता है सॉरी मात्रक होता नहीं, पिकोफैराड मात्रक है। तो पिकोफैराड धारिता का मात्रक होता है फैराड, तो यही तो हमारा हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 10⁻³ के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V के बीच संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत विभव V के बीच संबंध होता है, वो ये होता है E = dV/dr माइनस में, ठीक है। यहाँ पे विभव में परिवर्तन, यहाँ पे दूरी में परिवर्तन, ठीक है ना। अगला आता है कि यहाँ पे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा यदि वैद्युत स्थिति साम्यावस्था स्थिर में हो। तो वहां पर क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो कोण होता है वो 0 होगा, ठीक है ना, जब वो क्या है साम्य अवस्था पर हो वैद्युत द्विध्रुव। तो अगला आता है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे ना, दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ा देते हैं तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर -2 होता है, -2। अगला आता है 6 माइक्रोफैरेड धारिता
के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता है। तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो है वो 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड है। यहाँ पे ये एक बड़ा न्यूमेरिकल है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे इतने 3 संधारित्र पर उपलब्ध हैं यही, तो इनके द्वारा प्राप्त धारिता का मान अब पूछा जा रहा है। तो ये 2 हमने बता दिया। चलिए कोई नहीं, न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे तो उसमें सिखाएंगे आपको। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान जो होता है वो C क्या होता है जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू आर बाई R माइनस R होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गोलीय संधारित्र की धारिता, ये वास्तव में ना C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R यही है जी, बट इसको थोड़ा इस रूप में लिखा गया है जिससे कि थोड़ा दिक्कत लगे पहचानने में। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स होता है। ठीक है ना। अगला आता है यदि समान संधारित्र, यदि समान संधारित्र C1 n संधारित्र के समांतर क्रम से जुड़ा है तो तुल्य धारिता होगा। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, समांतर क्रम के लिए तो n × C हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो केवल समांतर क्रम में होगा तो n × C हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे C1। अगला आता है किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता जो होती है C Q/V होता है। Q/V ये हम जानते हैं। अगर अगला आता है वैद्युत विभव बराबर होता है, तो वैद्युत विभव V W/Q, ये हमने बताया ही है। सॉरी वही तो हम भी कह रहे थे। V क्या होता है, W/Q होता है, कार्य बटे आवेश। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता बराबर होता है किसके बराबर, dV/dx, विभव में परिवर्तन अब बटे दूरी में परिवर्तन। अगला आता है कि एक बिंदु आवेश Q r दूरी पर वैद्युत विभव का मान होगा, तो वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ये बिंदु आवेश के लिए हमने विद्युत विभव का मान हमने आपके ज्ञात किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये आपको याद भी होगा। अगला आता है 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे जो होता है वो बराबर होता है 1 कूलाम इंटू वोल्ट इनवर्स। अगला आता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो मिल जाएगा। R त्रिज्या के पृथ्वी की वैद्युत धारिता होती है, तो वैद्युत धारिता जो होती है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R त्रिज्या मतलब R त्रिज्या का मतलब एक गोला है, तो गोले की ही तो त्रिज्या R होगी ना, तो गोलीयत मतलब वही बात आ जा रहा है कि R त्रिज्या के पृथ्वी का विद्युत धारिता होती है, तो पृथ्वी गोलीय है तो गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, तो यही बात है। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये तो हमने आपको 2 बार बता दिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने रिपीट भी कराया है। अगला आता है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की जो ऊर्जा का मान होता है ये हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि U यहाँ पे E से दर्शाया गया है ऊर्जा को, बट U = ½ CV², ये हमने बताया था ना, तो यही है जी CV², तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा आ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान होता है वो 0 होता है, ये बात हम जानते हैं इसीलिए। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम परावैद्युतांक रख देंगे ना, दो प्लेटों के बीच अगर हम परावैद्युतांक को रख देते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति भी जानते हैं हम, क्षेत्र की दिशा भी जानते हैं, आवेशों की प्रकृति भी हम जानते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, ये सभी।
अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर है? वोल्ट बाई मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको जानना है। एक आप पढ़िएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही है। तो वोल्ट प्रति मीटर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है वान डे ग्राफ जेनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है जी? उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है जी, हाई वोल्टेज, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, किसी चालक का विद्युत विभव किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का जो विद्युत विभव है किस पर निर्भर करता है? तो चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। अगला हमारा आता है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मात्रक होता है, तो वो क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, एक समान गोलीय चालक का विद्युत क्षेत्र कहाँ अधिकतम होता है? तो कहाँ अधिकतम होता है? बाहरी सतह पर अधिकतम होता है। अगला आता है, धारिता का एसआई मात्रक होता है, तो वो फैराडे होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। किसी परिपथ की संधारित्र का कार्य होता है, किसी परिपथ में कैपेसिटर का कार्य होता है। कैपेसिटर का क्या कार्य होता है जी? कि ऊर्जा का संचित करना ही कार्य होता है कैपेसिटर का। अगला आता है, पृथ्वी का वैद्युत विभव कितना माना जाता है? पृथ्वी का जो वैद्युत विभव जो माना जाता है वो 0 माना जाता है, न्यूट्रल। अगला आता है, यदि दो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम रिक्तिका को किसी पदार्थ से भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। मतलब सिंपल से यही बात कहा गया अभी जो हमने बताया कि दो समांतर प्लेट है, उनके बीच यदि परावैद्युतांक को भर दिया जाए तो उसकी धारिता तो बढ़ ही गई ना। ये तो हमने बताया ही आपको, वही बात घुमाकर पूछा गया है। किसी संधारित्र की धारिता का क्या प्रभाव नहीं डालता? धारिता क्या प्रभाव नहीं डालता है? तो प्लेटों के बीच की दूरी, ये तो प्रभाव डालता है, तो ये नहीं होगा। प्लेटों का क्षेत्रफल भी प्रभाव डालता है। प्लेटों के बीच भरे माध्यम का प्रकृति, अरे भैया परावैद्युतांक भर दे तो बढ़ जाएगा, तो ये भी प्रभाव डालता है। प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, संचित आवेश, मतलब आवेश इफेक्ट नहीं करता है धारिता को। तो ये हमारा बात हो गया जी। चलिए तो अभी तक हमने जानते हैं, अभी तक 131 इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को देखा है। लगभग 150 का कहे हुए थे, बट कोई नहीं जी, 2 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से ये हमारा 100 लगभग 30 मतलब 130 आपको जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये जरूर आप तैयार करके आएंगे, ठीक है ना। इतना आप तैयार कीजिएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे बीच में कोई हमने ज्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं किया, सीधा हमने फोकस किया अपने टॉपिक पर ही। मैं इतना कहूंगा, फोकस के साथ पढ़ाई कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ऐसे ही हम 2-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कमेंट करते हैं तो कल ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इन दोनों चैप्टर का सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।